जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और ये आपकी क्लास जो है स्टैटिक जीके की क्लास है और इसमें शामिल है आपके जो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। जो आपका जो एग्जाम होगा सीजीएल का और जीडी का और भी एमटीएस सीएचएसएल, ये सारे एग्जामों के लिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण सीरीज है। और ये आज का जो है छठा सेट है। इससे पहले जो है 5 क्लासेस हो चुकी हैं और इसमें क्या-क्या है कि जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि न्यू पैटर्न पे जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी कर सको। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो आपका दिया है कि एक नटुवनार आयोजित करता है, तो वो कौन करता है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी भरतनाट्यम होगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा गया था आपका सीजीएल 2022 में। इसको डिटेल में देखते हैं कि एक जो नटवनार का आयोजन की बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य में किया जाता है। और अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में कि नटवनार शब्द क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो क्या करता है, एक नृत्य गुरु, संगीत वाहक और मुखर तालवादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ जो का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो होता है नटवनार शब्द में। ये थोड़ा एक टर्म्स था जो यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। अब थोड़ा देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए लायक और भी इन्फॉर्मेशन है कि भरतनाट्यम कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दक्षिण भारत में। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो लिखा होगा तमिलनाडु। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा में होता है। और कथक कहाँ होता है? आपका उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश अगर ना लिखा हो, अगर उत्तर भारत लिखा हो तब भी आपका यही उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? इसकी उत्पत्ति असम में हुई थी तो वो है ऑप्शन ए आपका सत्रिया नृत्य हो जाएगा। ये सत्रिया नृत्य का क्या है, एक फॉर्म है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे लावड़ी हो गया, गोटीपुआ हो गया, छऊ हो गया, इनके बारे में देखते हैं। ये सत्रिया आपका असम का नृत्य है, इसकी वहीं पे उत्पत्ति हुई है। और लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का नृत्य है। और गोटीपुआ उड़ीसा का एक नृत्य है, जबकि छाऊ क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड का एक नृत्य है। अब एक और इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा है कि 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है। वो 8 कौन-कौन से हैं उनको याद रखना है आपको। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है और कथकली केरल का है और गौड़ीय नृत्य पश्चिम बंगाल का, सत्रिया नृत्य असम का और मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, तो ये क्या है चीजें, आपका 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको मान्यता दी गई थी संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न दिया है कि डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। और ये कौन है? आपकी डॉक्टर सुनंदा नायर है। तो ये किससे जुड़ी हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। इनका संबंध क्या है? मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, ये कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में भी जानी जाती है। अब आगे और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कल्याण कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की माँ के रूप में जाना जाता है। ये कौन है? ये आपके कल्याण कुट्टी अम्मा है, इन्हें ध्यान रखना। ये फिगर है, मतलब जो फोटो दिया गया उनमें। और मोहिनी अट्टम कहाँ का? मलयालम। मलयालम में क्या कहते हैं इसे? जादूगर का नृत्य कहते हैं। और ये कहाँ का है? केरल में, केरल का है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उत्पन्न 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक उसका रूप है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन? गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो इसमें अगर सही ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? जो पद्मश्री से सम्मानित है वो ऑप्शन सी, यानी कि जो छऊ नृत्य होगा उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपका एग्जाम में के लिए जो आपका प्रश्न था वो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इनको देख लेते हैं, पद्मश्री के साथ साथ और कौन-कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर अवार्ड की कुछ लिस्ट है जो आपके इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे देखेंगे कि पद्मश्री इनको मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था यहाँ पर 2016 में, और एक मिला था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 का फॉर CMSB न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो 2 अवार्ड हैं, एक है पद्मश्री, दूसरा है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है। और एक इससे जुड़े हैं, छऊ नृत्य से जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि
छऊ को अगर चौ भी कह सकते हैं, ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है। ये कहाँ, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कि जो मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नहीं है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, सत्रिया नृत्य असम का, मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि आपको याद ही हो जाएंगी। फिर दिया है बी है हैरमनाथन, जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन थे? ये किससे संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किससे संबंधित हैं? तो जो विकल्प सी दिया गया है भरतनाट्यम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अब इसके बारे में देखते हैं कि 5 और सबसे प्रसिद्ध क्या है आपके भरतनाट्यम नर्तक हैं, यानी कि डांसर हैं, उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है रुक्मणी देवी, दूसरे हैं पद्मा सुब्रमण्यम, और फिर आपका है अल्लामेलवल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति, और फिर है मल्लिका साराभाई। तो ये आपके क्या है, भरतनाट्यम के कुछ डांसर हैं। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, अगली बार हो सके इसमें से क्वेश्चन बन जाए तो आप आसानी से इन्हें कर सको। फिर दिया है कि ई सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र, फिर दिया डैश स्पेस क्या आएगा, से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेडोलिन बजाते थे, या गिटार, या घाटम, या फिर पखावज। तो जो विकल्प सी सही हो, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो जो घाटम था, एक वाद्य यंत्र होता है, घड़े जो घड़ा होता है उसको बजाते हैं, उसे घाटम कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये कौन है? ई.एम. सुब्रमण्यम साहब है। अब इस और जान लेते हैं गिटार, घाटम, मतलब घाटम तो देख चुके, घड़े को जो बजाते हैं लय के साथ में वो घाटम होता है। और मेडोलिन को देखते हैं आगे, और बाकी जो चीजें हैं पखावज वगैरह, इनको डिटेल में देखते हैं। तो यू श्रीनिवासन क्या है? यू श्रीनिवास एक प्रसिद्ध क्या है, मेडोलिन वादक है। तो इनके हाथ में जो आप देख पा रहे हो एक संगीत वाद्य यंत्र है, ये क्या है, मेडोलिन है। और बैजू धर्मजन की बात करें, एक भारतीय क्या है, गिटार वादक हैं। तो इनके हाथ में गिटार के बारे में आप अच्छे से वाकिफ हो गए, तो ये गिटार है। और पंडित मोहन श्याम शर्मा भारत के प्रमुख क्या है, पखावज वादक हैं, पखावज बजाते हैं, खिलाड़ी उनमें से कहा जाता है। और ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, ये पखावज है। और ये कौन है? पंडित मोहन श्याम शर्मा, जो क्या कर रहे हैं, पखावज बजाते हैं, मतलब पखावज इनसे संबंधित है। अगला है कि राजीव जनार्दन क्या है, इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। तो ये क्या बजाते हैं? इनके वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, राजीव जनार्दन। तो ये क्या, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ये सितार वादक है। अगला देख लेते हैं कि पंडित राजीव जनार्दन क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक हैं, पंडित राजीव जनार्दन। अगला दिया है पंडित राजीव जनार्दन क्या है, इमदाद खानी घराने से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी पीढ़ी के सबसे महान सितार और सुरबहार वादकों में से एक हैं। कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रसिद्ध कुछ हुए हैं सितार वादक, वो कौन से हैं? तो एक तो रविशंकर साहब हैं, दूसरे अनुष्का शंकर हैं, फिर हैं अन्नपूर्णा देवी, जॉर्ज हैरिसन और निखिल बनर्जी। तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है कि भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा, का सांस्कृतिक गौरव है। बाकी यहाँ पर 4 जो दिए गए हैं राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो ये कहाँ का है? तो हमें ध्यान रखना है कि इस जो प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प बी, यानी कि मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। बाकी की डिटेल यहाँ पर आगे देख लेते हैं। बाकी जो डिटेल दी गई है कि मध्य प्रदेश में ये था। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ है, वहां पर 7 दिन का महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें होता क्या है कि 7 दिवसीय आयोजन में वहां पर जो लोग हाथी लाते हैं उनको नहलाने, धुलाने और तेल मालिश करने के साथ साथ 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं उनको, हाथियों को। और उनके क्या किया जाता है, शरीर की पूरा चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। और ये कहां पर होता है? बांधवगढ़ में होता है, हाथियों की खातिरदारी की जाती है। हाथी महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा जो द्वीप है वहां पर मनाया जाता है। राजा कृष्णराज जो कालचुरी राजवंश के थे, उनके द्वारा क्या किया गया था कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं। गुफाओं का मंदिर है, वहां पर एक संग्रह है, वो इससे संबंधित है। अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है, वो ये है कि हाथी महोत्सव एक जगह और मनाया जाता है। वो कहाँ पर होता है कि जयपुर में हाथी उत्सव हर साल मनाया जाता है। और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल जयपुर में मनाया जाता है। और वसंत का जब त्योहार आता है, वसंत का यह त्योहार मौसम के रंगों को मनाने का भी एक प्रतीक है।
और इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? हाथी पोलो होता है, हाथी नृत्य होता है। तो ये जयपुर में मनाया जाता है और एक मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में क्या होता है? वहां पर आपका उनके हाथियों की देख रेख, खाना पानी और उनका परीक्षण वगैरह किया जाता है, जबकि यहाँ पर रंगों का उत्सव और बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी, आपको ध्यान रखना। फिर देखते हैं आगे कि यहाँ पर दिया है स्पेस छूटा हुआ ब्लैंक स्पेस, क्या आएगा? के महीने में आयोजित क्या एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत के सांस्कृतिक और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा 2022 में। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव कीवर्ड आपका ये है, और इसके लिए जो यहाँ पे संबंधित है तो वो क्या होगा, किस महीने में मनाया जाता है? तो विकल्प सी आपका जो होगा वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। बाकी की डिटेल आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास जो है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है क्या? एलोरा महोत्सव, यानी कि एलोरा अजंता महोत्सव भी कह सकते हैं। यह हमेशा क्या होता है, हर साल अक्टूबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, महीने में क्या होता है, 3 दिनों तक मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम के लिए कि अजंता और एलोरा गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रही है, उसमें शामिल की गई थी। कब? 1983 में, यानी कि 1983 में। और इन्हें बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है उनको। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? क्या है वो? यानी कि लोकगीत एक शैली है, ठीक है, वो 3 जगह पर है, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में। तो कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी होगा। विकल्प सी में क्या लिखा है? भवैया। भवैया क्या है आपका? यहाँ का एक लोकगीत शैली है। बाकी आगे देखते हैं। एक ऑप्शन दिया था कि रेखम पाड़ा या फिर रीखम पाड़ा भी कह सकते हैं, यानी कि रीखम पाड़ा। तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? एक लोकप्रिय क्या है वो? कि लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है। आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये इस तरीके से वहां पर ये लोग परफॉर्म करते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो यहाँ पे 3 जो हैं वो रहते हैं और एक नहीं रहता है। वो कौन से हैं? सेंटिनलीज जो हैं वो पाए जाते हैं, ओनो भी पाए जाते हैं और जारवा भी पाए जाते हैं। ओनो को कभी कभी ओंगो या फिर ओंगे भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी वहीं पर अंडमान की है। जबकि मुंडा यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ये क्या है? अंडमान में नहीं पाई जाती है, तो इसके लिए आपका विकल्प डी सही उत्तर हो गया। मुंडा कहाँ पर पाई जाती है जनजाति, आदिवासी लोग जो है समूह? ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित पूर्वी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में भी पाए जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दिया है कि बगरुम्बा या फिर बागरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक है, क्या है? स्थानीय खेल है या लोक नृत्य है या पेंटिंग शैली है या औपचारिक जुलूस है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बगरुम्बा क्या है? एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? आपका असम का है। ये बगरुम्बा डांस फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस जो होता है वो। और असम में क्या है कि लोक नृत्यों में बिहू और बगरुम्बा दोनों क्या होते हैं? वसंत ऋतु में आयोजित त्योहारों के दौरान ये नृत्य किए जाते हैं। भोर ताल हो गया, ओजापाली नृत्य भी इसमें शामिल है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प डी होगा। विकल्प डी में क्या लिखा है? सिरसा, या फिर कभी कभी लिख करके अगर आप आ जाए कि सिरडा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1859 में स्थापित की गई थी, यानी कि पहली जूट मिल जो थी 1859 में कोलकाता के सिरसा में स्थापित की गई थी। और यह मिल कहाँ थी? हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं, एक शब्द दिया है चेकमेट। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो चेकमेट क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि जो शतरंज है वहां पर इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। बाकी शतरंज में कुछ और नाम यूज किए जाते हैं, जैसे गैम्बिट हो गया, मूव हो गया, इस्तीफा हो गया, गतिरोध हो गया, चेकमेट या ग्रैंड मास्टर, इस तरीके से शब्द आते रहते हैं। ये शतरंज के शब्द हैं।
अगला दिया है प्रश्न कि किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? कौन किशोरी अमोनकर? तो इनका संबंध जो है विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है आपका, उससे इनका संबंध है। बाकी क्या है ये? वह जयपुर घराने से, या फिर घराना घराना का मतलब होता है किसी संगीत समुदाय, तो जयपुर का है उनका, और वहाँ की एक गायिका है थी। और इनका जो शास्त्रीय शैली क्या थी? वो ख्याल थी, और हल्की शास्त्रीय शैलियों में कह सकते हैं ठुमरी और भजन की कलाकारें भी थी। और ये इनका फोटो भी आप देख सकते हो, किशोरी अमोनकर। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कार्यक्रम घरों या फिर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि पर 1 घंटे के लिए सभी लाइट बंद करके मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा एक पर्यावरण कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ये होता है अर्थ आवर, यानी कि जो पृथ्वी का घंटा होता है, मतलब अर्थ आवर होता है, तो वो मनाया जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि यह हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम थी सेव आवर फ्यूचर। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये 26 मार्च को और अर्थ आवर जो मनाया जाता है, सारी लाइटें क्या करते हैं? बुझा देते हैं 1 घंटे के लिए। फिर आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? कि ओनली वन अर्थ, इसका स्लोगन कह दें या थीम कह दें या नारा कह दें, इसका था, जिसमें क्या नहीं था कि प्रकृति के साथ सद्भाव में हमें रहना है, सद्भाव में रहना। इस पे आपका ध्यान केंद्रित किया गया 2022 का जो 5 जून का पर्यावरण डे मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला है? बक्सा किला क्या हो सकता है? ये आपका देख रहे हो, तो ये कहां पर होगा? आपका विकल्प सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। जो बक्सा किला था ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये आपका यहाँ पे फोटो देख पा रहे होगे, क्या है ये? बक्सा किला, यानी कि बक्सा फोर्ट है, या फिर बुक्सा भी कह सकते हैं। ये कहां पर हो गया? बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व आदिलपुर जिले में ये स्थित है। ये आपका टाइगर रिजर्व का देख पा रहे हो, बुक्सा या बक्सा दो तरीके से लिखकर के आ सकता है। और कुरुम्बेरा का किला ये पश्चिम बंगाल के गगनेश्वर में स्थित है, ये आपका कुरुम्बेरा फोर्ट है ये यहाँ पर। फिर अगला दिया है कि फोर्ट विलियम, ये कहां पर? ये कोलकाता में है, ये जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये फोर्ट विलियम की बिल्डिंग आप देख पा रहे हो। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, वर्ष में हुई, वर्ष फिर दिया है ब्लैंक स्पेस यानी में हुई थी। तो ये यहाँ पे किस वर्ष में हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, 1953 कह सकते हैं। बाकी डिटेल देखते हैं कि रविंद्र भवन कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसमें क्या है? संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी, ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है, ये वहीं पर स्थित है। रविंद्र भवन कहाँ पर? दिल्ली में। और ये आती है आपका सांस्कृतिक जो मंत्रालय है, यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये आती है। और इसका गठन किया हुआ क्या हुआ था? 69 साल पहले हुआ था। इस समय इसकी उपाध्यक्ष कौन है? अरुणा साईराम इसके उपाध्यक्ष हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखते हैं, ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, फिर लिखा है कि फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन यानी कि XML माइक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। तो ये किस टाइप की फाइल है उसका एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए सही उत्तर होगा, यानी कि DO.docm। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, एक वर्ड क्या है? एक फाइल, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है, तो ये देखो ये वर्ड MS ऑफिस का ही वर्ड का एक फाइल है। और इसका अगर एक्सटेंशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है .docm। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि HVJ पाइपलाइन में V अक्षर का क्या अर्थ है? जो भारत की पहली अंतरराज्यीय अंतरदेशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि भारत की क्या है? पहली है। अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के अंदर होकर के जा रही है, और अंतरदेशीय यानी कि एक देश के अंदर है। कहां पर है? ये प्राकृतिक पाइपलाइन है। तो इसमें जो HVJ जो दिया है, इसमें V के बारे में पूछा जा रहा है, तो V का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विजयपुर, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, विकल्प डी। HVJ में क्या होगा? हजीरा, और V का मतलब क्या हो? H का मतलब हजीरा, V का मतलब हो जाएगा विजयपुर, और
जे का मतलब हो जाएगा जगदीशपुर। अब इसके बारे में ये मैप है, कहाँ-कहाँ से आती है ये, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जगदीशपुर हो गया, ये विजयपुर हो गया और ये हजीरा हो गया। बाकी जैसा देख इससे पहले जाने वो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। एक और बात यहाँ पर दी गई है कि यह पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से विजयपुर मध्य प्रदेश से होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या हो जाती है, HVJ के नाम से लोग जानते हैं, इसे जाना जाता है और भारत देश की पहली ऐसी पाइपलाइन है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी में दिया है चोखा मेला। तो ये क्या थे, आपका महाराष्ट्र के संत थे, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। बाकी दादू दयाल का नाम दिया है, भाखन का, सूरदास का, तो इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। दादू दयाल क्या थे, गुजरात के ये कवि संत थे, कवि भी थे और संत थे। और इनका जो समय था 1544 से लेकर के 1603 ईस्वी तक माना जाता है। और सूरदास के बारे में आप जानते हो, ये कौन थे, मध्यकालीन जो आपका भारत था उसके क्या थे, एक प्रसिद्ध संत थे और कवि थे, दार्शनिक थे और समाज सुधारक भी थे। और ये दादू दयाल जो थे उनके शिष्य थे। इनका जो समय था 1596 से लेकर के, यानी कि 1596 से लेकर के, और क्या था आपका 1689 यानी कि 1689 तक का समय था सूरदास साहब जी का। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना आपका 2005 में की गई थी, यानी कि जो आपका विकल्प ए दिया हुआ है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं आपके साथ में, और तो वो दिया हुआ है बुकर पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में हुई थी। कहां पर, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और आरंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल जो देश थे उनके लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, मूल रूप से सभी लेखकों को ये प्रदान किया जाने लगा है जो अच्छे लेखक होते हैं, मतलब अपनी लेखनी के हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 2022 का यहाँ पर बुकर पुरस्कार दिया गया है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुकर पुरस्कार की, तो वो ये दिया गया है कि श्रीलंका के लेखक कौन है, सेहान करुणातिलका। इनकी उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा, तो इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया 2022 का। यह क्या है, यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है जो बाद के जीवन में एक मिशन पर थे या मिशन पर है, तो उनके बारे में बताता है। ये आपका बुकर पुरस्कार हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इसकी स्थापना 2005 में होती है और 2022 में अगर ये प्रदान करने की बात करें तो गीतांजलि श्री को मिलता है। और उनकी जो नॉवेल था या उपन्यास था वो था टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की जो समाधि है उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया, और ये 2022 का है। आपको ये ध्यान रखना है कि रेत की समाधि के अंग्रेजी अनुवाद यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड को यह पुरस्कार मिला, और गीतांजलि श्री को यह उपन्यास क्या हुआ, पहली ऐसी लेखिका बनी है जिनको ये भारतीय भाषा में पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो पहला उपन्यास था वो माई था। बाकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष को मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो यहाँ पर वर्ष की बात पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2021 में, और ये जब मनाया गया था वो था 2003, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। और 2016 जो आपका था, जो दालों अंतरराष्ट्रीय जो दालों का था यानी कि इंटरनेशनल पल्सेस ईयर मनाया गया था। और बाकी आपका देख लेते हैं जो 2023 है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। तो जो 2023 है तो वो मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि जो मोटे अनाजों का वर्ष है वो मनाया जा रहा है। ये डिसीजन कौन लेता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यानी कि जिसे आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो 2003 में आपका मीठे पानी की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था, और इसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। और इस बार क्या है, मोटे अनाजों का वर्ष, यानी कि 2023 में। अगला दिया कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने क्या किया था, तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो ये आप देख पा रहे होगे, ये तरन तारण साहिब है यहाँ पर, जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो गुरु अर्जन देव साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि आपका जो विकल्प बी होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा।
बाकी देख लेते हैं कि यह 5वें सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव, और उन्होंने 1596 में इस शहर की नींव रखी थी, और किसकी? तरन तारण की। फिर यहाँ पे देखते हैं जो आपका दिया है अगला प्रश्न, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया? ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर ये विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? वो था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात करते हैं किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1978 यानी कि 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इसका सही उत्तर होगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 1990 तक क्या करना था? सभी योग्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, जिससे कि क्या हो कि टेटनस और पोलियो और पोलियोमाइटिस और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और बचपन में तपेदिक से जो रुग्णता आती थी और जो मृत्यु दर को कम करना था, इन सब चीजों के लिए शुरू किया गया था। ये इसका उद्देश्य था। तो ये शुरू तक हुआ था 1978 में। आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सन 2022 में। तो इस तरीके से प्रश्न बनने लगे हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिजली अधिनियम 2003 की धारा दी हुई है 141 इसके अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने पर जुर्माना, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो आपका सार्वजनिक लैंप लगे रहते हैं तो उनको बुझा देने पर कितना दंड हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका 2000 तक हो सकता है, बढ़ा दिया गया है। ये आपका दिया हुआ है बिजली अधिनियम जो दिया गया है वो है 2003 का, उसकी धारा 141। ये विद्युत अधिनियम जो 2003 था, यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक खत्म होते हैं। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।